समर्थ रामदास जी, जिन्होंने यहां वीर मारुति मंदिर की स्थापना की है, रामदास जी और मारुति मंदिर को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत है। जिन्होंने देश भर में स्वराज के संस्कार दिए, वो छत्रपति शिवाजी महाराज को भी मैं प्रणाम करता हूं। वसंत दादा पाटिल, राजा राम बापू पाटिल और ऐसे सभी महापुरुषों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, चुनाव के पहले ही मेरा पूरे महाराष्ट्र का दौरा हो चुका है। परिणाम क्या आने वाला है जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है? तो सांगली वालों सुन लो, 20 नवंबर को मतदान है, 23 को गिनती है। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने जा रही है। महायुति की सरकार, नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस जी पर महाराष्ट्र की जनता का जो भरोसा है, वो भरोसे के आधार पर यहां एनडीए की सरकार बनने वाली। कमल सांगली में भी खिलने वाला है। और भाइयों बहनों, आप जब वोट देने जाओ तो ये न सोचना कि सिर्फ सुधीर दादा को वोट देने जा रहे हो, इनको जिताने जा रहे हो। आपका दिया हुआ कमल को एक एक वोट भारत को मजबूत करने का काम करेगा। भारत को मजबूत करने का, भारत को समृद्ध करने का काम करेगा। मोदी जी ने हमारे देश के अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाया है और 2027 तक दुनिया का 3रे नंबर का अर्थतंत्र भारत बनने जा रहा है। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस वालों का और अघाड़ी वालों का एजेंडा बड़ा साफ है। ये तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं और ये जाति के आधार पर बांटकर भारत को निर्बल करना चाहते हैं। मुझे एक बात बताओ भाइयों बहनों, सांगली वालों, ये जो कश्मीर है, ये हमारा है या नहीं? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 गई, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अभी अभी कश्मीर की विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव पारित किया है कि हम 370 को वापस लाएंगे। मैं आज शिवाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, आप तो क्या आपकी चौथी पीढ़ी को भी 370 नहीं मिलेगी। भारत का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए जंग करने के लिए तैयार है। भाइयों बहनों, जब कश्मीर में 370 हटाने का मोदी जी ने फैसला लिया, मैं कानून का बिल लेकर आया। ये राहुल बाबा, शरद पवार, ममता दीदी, स्टालिन, अखिलेश यादव, सारे लोग काऊ 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 ये कहने लगे
कि इसको मत हटाइए, खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, ये तो नरेंद्र मोदी सरकार है, नरेंद्र मोदी सरकार। खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई है, कंकर चलाने की। और भाइयों बहनों, ये यूपीए की सरकार में, सोनिया मनमोहन की सरकार में आए दिन पाकिस्तान के आतंकवादी बम धमाके करते थे। आपने 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, उरी और पुलवामा में बम धमाके किए, मगर इस बार सरकार कांग्रेस की नहीं थी, भाजपा की सरकार थी। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। मोदी जी ने हमारे धर्म और संस्कृति को सम्मान देने का काम किया है। मुझे बताओ सांगली वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी 75 साल से राम मंदिर को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। 19 में मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री फिर से बनाया। 5 ही साल में कोर्ट का जजमेंट भी आया, भूमि पूजन भी हुआ, निर्माण भी हुआ और प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। 70 साल तक ये राम मंदिर का विरोध करते थे और अभी ये राहुल बाबा नया सीखे। उनके एनजीओ साथियों ने उनको एक संविधान की प्रत पकड़ाई। संविधान प्रचार का मुद्दा नहीं है राहुल बाबा, संविधान फेथ है, विश्वास का मुद्दा है। संविधान के नाम पर वोट मांगते हो और जालसाजी करते हैं लोग। आज महाराष्ट्र में एक सभा में संविधान की प्रतियां बांटी। ऊपर का कवर पेज तो ठीक था, मगर अंदर खाली चौपड़ी थी, कोरी चौपड़ी थी। बोलिए, पूरा पुस्तक एक भी अक्षर नहीं छापा हुआ था। राहुल गांधी, आपने भारत के संविधान का अपमान किया है। आपने बाबा साहेब आंबेडकर का अपमान किया है। आपने देश की जनता को धोखा देने का काम किया। मैं राहुल गांधी को पूछना चाहता हूं, जिस संविधान को हाथ में रखकर देश की संसद में शपथ ली थी, वो असली था या नकली था? वो आप देश की जनता को बताओ। भाइयों बहनों, जो लोग नकली संविधान को लहराते हैं, उन पर भरोसा करना चाहिए क्या? जोर से बोलो, करना चाहिए क्या? अभी इंग्लैंड गए थे, वहां कहा अब इस देश में आरक्षण की जरूरत नहीं है। राहुल बाबा, नरेंद्र मोदी सरकार चल रही है। किसी माई का लाल की हिम्मत नहीं है संविधान को हाथ लगाने की। किसी को आरक्षण को हम छूने नहीं देंगे। एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण जस का तस रहने वाला है, उसको हम हटाने नहीं देंगे। भाइयों बहनों, मैं यहां आया हूं तब शरद पवार जी को पूछना चाहता हूं और कांग्रेस पार्टी को भी पूछना चाहता हूं कि आप दोनों, पृथ्वीराज चौहान भी वहां मंत्री थे, यूपीए सरकार में 10 साल मंत्री रहे।
आपने महाराष्ट्र को कितना रुपया दिया? 2004 से 14 तक महाराष्ट्र को शरद पवार जी और पृथ्वीराज चौहान ने 1,91,000 करोड़ रुपया दिया। कितना दिया भाई? 1,91,000 करोड़। जोर से बोलो कितना? अब 4 से 14 पवार साहब रहे और 14 से 24 मोदी साहब रहे। आपने 1,91,000 करोड़ दिया था, मोदी जी ने 10,15,900 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। हमने पूरे महाराष्ट्र के विकास के लिए ढेर सारा काम किया है। वडवान में एक नया पोर्ट बन रहा है 70,000 करोड़ की लागत से। एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट वडवान के अंदर बनाने का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, सांगली वालों ताली जोर से बजाना, जल्दी ही हवाई अड्डा बनने वाला है। दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई और मुंबई की फ्लाइट तुरंत ही शुरू होने वाली है। पुणे मीरज रेल लाइन का पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया है। पुणे, कोल्हापुर, मीरज, हुबली 2 वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई है और रेल ट्रैक भी डबल हो रहा है। ये अपना वसंत दादा के नाम से एशिया का सबसे बड़ा साकर कारखाना था, उसको बेचने की कोशिश पवार साहब और कांग्रेस के जमाने में हुई। मैं आज पवार साहब को पूछने आया हूं, 200 साकर कारखाने थे, 200 में से 101 हो गए। एक कोऑपरेटिव साकर कारखानों का मृत्युदंड किसके जमाने में लगा? शरद पवार के जमाने में लगा। भाइयों बहनों, शरद पवार ने और मोदी जी ने कोऑपरेटिव साकर कारखानों के लिए शुगर के बिक्री पर इनकम टैक्स को माफ कर हर साल 15,000 करोड़ रुपया किसानों के लिए भेजा। यहां पर ढेर सारे हवाई अड्डा, शिवाजी स्टेडियम, सिविल हॉस्पिटल प्रोजेक्ट, इसकी भूमि उसमें घपले करने का काम कांग्रेस के व्यापारियों ने किया है। और मैं आज एक बात कहकर जाता हूं, हल्दी के किसानों के लिए मोदी जी ने हल्दी बोर्ड बनाया है, इसकी मजबूत ब्रांच भी हम सांगली में खोलने वाले हैं। सांगली में कृष्णा नदी के रख रखाव का भी आपने ध्यान नहीं रखा। इस शरद पवार जी अभी राहुल गांधी के साथ बहुत बैठते हैं, तो राहुल जी का देखकर उनको भी झूठ बोलने की आदत लग गई। शरद पवार जी कहते हैं कि महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। पवार साहब, आपकी और उद्धव ठाकरे की सरकार थी, तब इन्वेस्टमेंट कम हो गया था। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सरकार आने के बाद 2 साल से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में पूरे भारत में 1 नंबर पर हमारा महाराष्ट्र है भाई। और सांगली में भी हम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बहुत जल्द ही लाने वाले हैं। भाइयों बहनों, ये मुंबई मेट्रो का विरोध करते हैं, धारावी परियोजना का विरोध करते हैं, बैनगंगा नलगंगा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का विरोध करते हैं, बुलेट ट्रेन, कोस्टल रोड,
आउटर लिंक रोड पुणे, मुंबई एयरपोर्ट, अटल सेतु, ये सबको विलंबित करने का काम शरद पवार आणी कंपनी ने किया था। पवार साहब, इस चुनाव में आपको जवाब देना पड़ेगा। भाइयों बहनों, मैं उद्धव ठाकरे को भी कहना चाहता हूं, उद्धव बाबू, मुख्यमंत्री बनने के लिए इतना नीचे मत गिरिए। अब तो आपको बनाने भी नहीं वाले। संभाजी नगर नाम रखने के लिए आप लोगों ने विरोध किया। राम मंदिर का जिन्होंने विरोध किया उनके साथ आप बैठे हैं। ट्रिपल तलाक के विरोध करने वालों के साथ आप बैठे हैं। कश्मीर बचाने का विरोध करने वालों के साथ आप बैठे। आपने महान बाला साहब ठाकरे के सारे सिद्धांतों को सत्ता प्राप्त करने के लिए सरेंडर करने का काम किया है। और अभी अभी सांगली वालों, मोदी जी वक्फ एक्ट को सुधारना चाहते हैं। वक्फ एक्ट में कांग्रेस पार्टी ने कुछ ऐसे बदलाव करे जिससे किसानों की जमीन, मंदिर, गांव के गांव, स्कूल, कॉलेज, विधानसभाएं वक्फ की भूमि हो गई। मुझे बताओ, वक्फ के कानून को बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? अरे जोर से बोलो, बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? ये पवार आणी कंपनी वक्फ का कानून बदलने का विरोध कर रही है। अभी अभी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, गांव के गांव वक्फ की संपत्ति कर दी। पुश्तैनी किसानों की भूमि, कॉलेज, स्कूल, मंदिर, घर सब वक्फ का कर दिया। ऐसा नहीं चलेगा। मोदी जी ने तय किया है वक्फ का कानून बदल कर रहेगा। आपको जितना विरोध करना है इतना विरोध करिए। सांगली वालों, मुझे बताओ, वक्फ का कानून बदलने के पक्ष में आप लोग है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? क्या है शरद पवार और उद्धव ठाकरे बदलेंगे क्या? जोर से बोलो, बदलेंगे। कौन बदल सकता है? मोदी जी ही बदल सकते हैं। मोदी जी ही बदल सकते हैं। यहां आप महाराष्ट्र में दादा को वोट दोगे तो वो वोट मोदी जी को मजबूत करने का काम करेगा। मोदी जी को मजबूत करने का। मोदी जी ने हर किसान को 6,000 रुपया भेज रहे हैं। देवेंद्र जी इसमें 6,000 रुपया और जोड़ रहे हैं, तो हर किसान को 12,000 रुपया मिल रहा है। अब आप फिर से यूटी सरकार बना दो, 12,000 को 15,000 करने का काम हमारी यूटी सरकार करेगी। आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख तक की दवाइयां मुफ्त है, इलाज मुफ्त है, ऑपरेशन मुफ्त है। अब मोदी जी ने तय किया है कि 70 साल के आयु से ज्यादा जिनकी आयु है वो सभी को और 5 लाख रुपया इलाज के लिए दिया जाएगा। मतलब 10 लाख रुपया दिया जाएगा। और हमने सांगली में 36,000 घर गरीबों को दिए हैं और 40,000 देने वाले हैं। हमने सहकारिता मंत्रालय भी बनाया है। 1,22,000 माताओं को गैस का सिलेंडर दिया है। 1,42,000 शौचालय बनाए हैं और लगभग 5 लाख लोगों को 5 किलो अनाज प्रतिमाह मुफ्त देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, महायुति की सरकार ने तय किया है कि पूरे महाराष्ट्र को इरिगेशन की नहरों से हम एक जाला बनाकर
हर किसान के खेत में पानी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। भाइयों बहनों, आपका एक वोट महाराष्ट्र का तो विकास करेगा ही करेगा, परंतु एनडीए को दिया हुआ, महायुति को दिया हुआ, हमारे दादा को दिया हुआ, कमल के निशान पर दिया हुआ एक वोट नरेंद्र मोदी के भी हाथ मजबूत करेगा और देश को सुरक्षित करेगा। मुझे बताओ सांगली वालों, आप दादा आगे आइए, आओ, आप भी आओ। सूरज जी, हमारे दोनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताओगे? कमल के फूल पर बटन दबाओगे? महायुति की सरकार बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींच कर बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी, भारत माता की वंदे वंदे। सांगली वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।